Hello everyone. Today we will discuss about electric field intensity at any point due to short electric dipole. तो here पहले हम बात करेंगे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो AB है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ये हमें क्या बता रहा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। O is the center of short electric dipole. We have to calculate electric field intensity at any point A. We have to calculate electric field intensity at any point A due to short dipole. जो short dipole है हमारे पास क्या है, AB, और where OK इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से, वेयर OK इक्वल टू R, और लेट कर लिया BOK, ये एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, AB है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीन्स क्या था, जो R डिस्टेंस है वो वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू 2A, और ये हमें पता है ये डिस्टेंस क्या होती थी, 2A, और P इसका डाइपोल मोमेंट है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, Q इनटू में 2A। तो ये शॉर्ट डाइपोल मोमेंट की कंडीशन होती है, सॉरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन होती है। तो AB यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो O है उसका सेंटर है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट K ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, वेयर OK इक्वल टू R एंड लेट BOK, ये जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, थीटा। अब देखो इसमें हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके अलोंग होगा, यानी कि जो P, क्योंकि P क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन कैसे होती थी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मीन्स जो P होगा वो किसके अलोंग होगा, हमारे पास जो P डाइपोल मोमेंट है वो किसके अलोंग होगा, AB, किसके अलोंग होगा, हमारे पास AB। अब ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर किसी के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, यानी कि इस लाइन के साथ वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो इसका मीन्स इस P के दो कंपोनेंट बना सकते हैं हम, यानी कि इसमें P को रिजोल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारे पास, क्योंकि जिस वेक्टर के साथ, यानी कि जो वेक्टर है हमारे पास, जैसे P यहाँ पे क्या वेक्टर है, अब ये इस लाइन के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा। तो जो थीटा वाली लाइन वाला होता है हमारे पास, वो कंपोनेंट कौन सा बनता था, P cos थीटा, P cos थीटा। अब इसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस वो सेंटर होगा और ये चीज आ गई। इस P के डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट हुआ वो कौन सा बना, A1 B1, यानी कि कंपोनेंट कौन सा हुआ, P cos थीटा, और वो किसके अलोंग होगा, A1 P1, P cos थीटा अलोंग A1 B1 एंड P sin थीटा अलोंग। अब ये किसके अलोंग होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी देखनी है हमें किस तरफ होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे जाएगी, दिस अलोंग A2 B2, अलोंग A2 B2 परपेंडिकुलर A1 B1, परपेंडिकुलर किसके होगा, A1 B1, ये हमारे पास क्या था, B1। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। देखो वही सेम कंडीशन है, कुछ नहीं है, यानी कि ये मेरे पास कोई वेक्टर है, ये इस लाइन के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो इसका मीन्स ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, मान लो ये ए वेक्टर है,
तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ए cos थीटा, और ये इसका जो कंपोनेंट होगा जो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये कौन सा होगा, ए sin थीटा। वही चीज यहाँ की हमने, क्योंकि हमने ये चीज आगे क्यों बढ़ाई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिखाना है, क्योंकि हम किसका कंपोनेंट बता रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का। और डाइपोल मोमेंट के लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी रिप्रेजेंट किया गया, यानी जो ये मेरे पास है A1, यानी कि यहाँ पे माइनस क्या हुआ है और यहाँ पे क्या प्लस क्या हुआ है, A2 है यहाँ पे क्या माइनस क्या हुआ और यहाँ पे क्या प्लस क्या हुआ है, और O क्या है, सेंटर है। इसलिए हमने दिखाने को मैं से भी दिखा सकते थे, लेकिन O सेंटर है और A1 B1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो कंपोनेंट है, जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है वो कौन सा है, P cos थीटा। अब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे AB था उसका डाइपोल मोमेंट क्या था, B। जो AB हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसका डाइपोल मोमेंट था P। अब A1 B1 भी क्या है, एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, P cos थीटा। और यहाँ पे A2 B2 भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है, जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है वो कौन सा है हमारे पास, P sin थीटा। कौन सा हमारे पास, P sin थीटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें, अब हम इन कंपोनेंट, अब ये देखो ये कंपोनेंट, पहले हम A1 B1 को देखते हैं। तो ये कंपोनेंट देखो हमारे पास कैसे होगा, जो हमने एक्सियल लाइन वाली कंडीशन पढ़ी थी। एक्सियल लाइन में हमने क्या पढ़ा था, अगर याद हो तुम्हें, हमने क्या किया था एक्सियल लाइन वाली कंडीशन में, ये मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, O सेंटर, A B पॉइंट, ये 2A सेपरेशन, और ये हमारे पास एक्सियल लाइन होगी। ये एक्सियल लाइन होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट लेके चलते थे P, और वेयर OP हम डिस्टेंस क्या लेके चलते थे, R। यही कंडीशन लेके चलते थे। वही कंडीशन यहाँ देखो ये वाली लाइन पे बन रही है हमारे पास। देखो A की जगह क्या है, A1 है, O सेंटर है, O सेंटर है, प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, वहां पे क्या है, यहाँ पे B था तो यहाँ पे क्या B1 है। अब O से लेके, अगर याद हो, अभी मैंने पहले अज्यूम क्या किया है, जो O से लेके K तक की डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो यहाँ पे भी यही है, O से लेके P, क्योंकि यहाँ पे हम जो पॉइंट लेके चलते थे P लेके चलते थे, मान लो मैं इस पॉइंट को K मान लेता हूँ, तो यही कंडीशन बन जाएगी, देखो सेम। तो इसका मीन्स, और ये डिस्टेंस क्या होती है, R, यहाँ से ये भी क्या डिस्टेंस R। तो इसका मीन्स यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इस कंडीशन में तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट खुद था P। तो जिस कंडीशन में हमारे पास शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन इसमें क्या आई थी, जो E आया था वो आया था 2P 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये रिजल्टेंट आया था हमारे पास, 2P डिवाइड में 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है वो कौन सा है, P cos थीटा। कौन सा हमारे पास, P cos थीटा। इसका मीन्स जब P था, जो वैल्यू डाइपोल मोमेंट खुद था, यानी कि उसका कोई कंपोनेंट नहीं था, वो रिजल्टेंट खुद ही था, तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे क्या था, P था, क्योंकि यहाँ पे P था। अब इधर जो कंपोनेंट है P का वो कौन सा है, P cos थीटा। तो इसका मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, P की जगह क्या लिख देंगे, P cos थीटा। तो E किसके को आ जाएगा, 2P cos थीटा डिवाइड में 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखो अब कैसे करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ऑन एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मैं मान लेता हूं यहाँ पे K, इस K पॉइंट पे वो मान ली E1। अब देखो ये एक्सियल लाइन है, ऑन एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन किसकी हुई, ये एक्सियल लाइन किसकी है, A1 B1 की। इसकी होगी हमारे पास A1 B1 की। वैसे यहाँ पे ये एक्सियल लाइन किसकी है, AB की। इसकी है यहाँ पे AB, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसमें किसकी हुई, A1 B1 की। और उस कंडीशन में जो कंपोनेंट में जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट था वो कितना था, P था, तो रिजल्ट ये आया था। अब इस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट है
वो जो वैल्यू है वो कौन सा है हमारे पास, पी कोस थीटा है। तो इसका मीन्स यहाँ पे पी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, पी कोस थीटा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E1। तो E1 कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू 2p कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस कंडीशन में हमने जो रिजल्ट निकाला था उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती थी, इट इज अलोंग बीके प्रोड्यूस, वहां पे हम बीपी प्रोड्यूस बोलते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीके प्रोड्यूस। तो ऐसे ही यहाँ चलेंगे हमारे पास, तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E1 को, ये आगे यही डायरेक्शन होगी, तो जो E1 की डायरेक्शन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किससे कर दिया, KL। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KL, जो मैंने E1 है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, KL से। अब सेकंड देखो हमारे पास इसी में ही, अब हम पहले हमने A1 B1 की बात की है, अब बात करेंगे A2 B2 की। अब ये वाली जो कंडीशन बन जाएगी ये इक्विटोरियल लाइन वाली कंडीशन बन जाएगी। अब मैं इसी के पॉइंट पे क्या देखूंगा, फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या बनेगी देखो हमारे पास। इक्विटोरियल लाइन वाली कंडीशन देखो क्या बनती है हमारे पास, ये तो एक्सियल वाली थी, अब इक्विटोरियल वाली देखो। अगर तुम्हें याद हो इक्विटोरियल वाले में हमने क्या किया था, वही सेम, ये डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेंटर, और ये जो लाइन होती थी इसके परपेंडिकुलर, इस पी पॉइंट पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आया था, वो जो ई आया था शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में आया था, पी डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 2a क्या थी, सेपरेशन थी। और ये हमने ऐसे किया था, जो रिजल्टेंट आया था वो कैसे आया था, पी आर पैरेलल टू बी ए, क्या लिखते थे, पी आर पैरेलल टू बी ए। तो ई की जो डायरेक्शन आई थी हमारे पास रिजल्टेंट की, वो आई थी पी आर, इस तरफ चल रही थी, जो जिसके पैरेलल थे बी ए के। तो उसमें रिजल्ट आया था पी डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन यहाँ भी बनेगी। अगर मैं क्या करूं, इस लाइन को ऐसे मिला दूं, इस वन, ये वही कंडीशन बन गई, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस चीज को ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे है हमारे पास सीधा है, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा बैंड कर दिया, दिस वन, यानी रोटेट कर दिया, ऐसा समझो, हो गया रोटेट। ये वही ओके है, ये वही ओपी है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ओ पी की जगह के लिख दूं, वही चीज बन जाएगी हमारे पास कंडीशन, ये कौन सी बन जाएगी, इक्विटोरियल लाइन वाली। और उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी हमारे पास, दिस वन, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा के एम से, जो पैरेलल किसके होगा, B2 A2 के, इसके पैरेलल होगा B2 A2 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ A2 B2 ऑफ ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ A2 B2। अब यहाँ पे जो इक्विटोरियल लाइन थी ऑफ किसकी थी, AB की थी, अब यहाँ किसकी होगी, A2 B2 की, इसकी होगी हमारे पास A2 B2। तो वो क्या आएगा हमारे पास, इज E2, वो मान ले तो मैंने इसको E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, रिजल्टेंट जो मेरे पास इंटेंसिटी आई थी A2 B2 से ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ A2 B2, किस पॉइंट पे, के पॉइंट पे, उसको मैंने E2 से दिखा दिया। तो E2 क्या आएगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग चले। अब इस कंडीशन में जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट था वो P था, लेकिन इस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट है उसका कंपोनेंट है, और वो क्या है हमारे पास, P साइन थीटा, क्या है हमारे पास, P साइन थीटा। तो उसमें इस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ P है उसकी जगह क्या कर देंगे, P साइन थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डायरेक्शन कैसे चलेगी, जैसे हमने इसकी दिखाई है डायरेक्शन, वैसी इसकी दिखाई है हमने। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KM, जो परपेंडिकुलर किसके है, KL, एंड पैरेलल टू, पैरेलल किसके है, B2 A2, जो KM है वो पैरेलल किसके है, B2 A2। हम B2 A2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कैसे होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए हम ये लिखते हैं जैसे हम यहाँ करते हैं। अब E1 भी आ गया, E2 भी आ गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं E1 भी लिख देता हूँ। तो जो E1 की वैल्यू आई थी वो कितनी थी हमारे पास, 2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 को। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और यहाँ ये जो एंगल है कितना, 90 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर KL के। अब मैं कंप्लीट द इस रेक्टेंगल को क्या कर दूंगा, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया हमने। और इसको नाम दे दिया कोई n पॉइंट। तो कंप्लीट द रेक्टेंगल KLNM, और ज्वाइन किसको कर दिया मैंने, KN, इसको ज्वाइन करवा दिया हमने KN। क्या लिखोगे यहाँ पे, कंप्लीट द रेक्टेंगल KLNM एंड ज्वाइन KN, इसको ज्वाइन कर दिया हमने KN। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, तो रिजल्टेंट जो KN होगा, सिंपल सा लिख दो यहाँ पे, KN रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो KN होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ये कैसे है, पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता था पैरेललोग्राम लॉ, +1 में पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में। तो हमें क्या कहता था, हम दो साइड्स लेके चलते थे। वो दो साइड्स हमें पहले क्या बताती है, और जो जो दो साइड्स होती थी कौन सी होती थी, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मान लो ये OP है और ये क्या है, OQ है। टू वेक्टर्स आर, उसमें हम कैसे डिफाइन करते थे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो जो मेरे पास A वेक्टर है उसको भी मैंने कहां से ड्रॉ स्टार्ट किया, O से। B को भी कहां से स्टार्ट किया, O से। तो ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। और जो हमारे पास जो डायगोनल होता था, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, देयर रिजल्टेंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट वो क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट is also represented both in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram passing through the same point, passing through the same point। उसी पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगा, जो डायगोनल होगा। तो ये मेरे पास होता था रिजल्टेंट R, हम इसको ऐसे बताते थे। अब इस कंडीशन में भी यही है, और यहाँ पे हम एंगल ले लेते थे कुछ ना कुछ अल्फा। तो रिजल्टेंट है मेक्स एन एंगल अल्फा। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ये रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा E से, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है अल्फा इसके साथ, E1 के साथ, यानी कि KL के साथ। यही कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम R लिखते थे। अब यहाँ तो कुछ ना कुछ एंगल है A और B वेक्टर के बीच में, हम एंगल क्या मानते थे, थीटा। अगर यहाँ थीटा एंगल है तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड बताया था, वो कितना आया था, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस अंडररूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल था, तो कितना था हमारे पास, थीटा, इंक्लाइन एंड एंगल थीटा। तो ये रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था ये आया था हमारे पास, ये हमने +1 में किया हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या है,
ए की जगह E1 है, बी वेक्टर की जगह E2 है, रिजल्टेंट की जगह क्या है, E से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब ए और बी के बीच में एंगल थीटा, अब यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी थीटा यहाँ पे कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, आर की जगह क्या लिख रहे हैं हम, ई, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए की जगह क्या है, E1 स्क्वायर, बी की जगह क्या है, E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस एंगल कितना, 90 डिग्री थीटा की जगह। तो कोस 90 कितना होता है हमारे पास, कोस 90 होता है 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ई क्या रह जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ई आ जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब E1 E2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, अब वो यहाँ पुट करेंगे। E इक्वल टू अंडर रूट E1 कितना है, 2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस E2 कितना है, p साइन थीटा डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर। E इक्वल टू, अब इसमें से देखो कॉमन क्या आता है हमारे पास, यहाँ से क्या है, p स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब का स्क्वायर, यानी p डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब, यहाँ से भी p डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आएगा तो ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट है तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, या जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, वो एक ही टर्म रह जाएगी। तो बाहर आके मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ p डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब, ये वैसे का वैसी। अंदर क्या रहेगा हमारे पास, 2 कोस थीटा, इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो E इक्वल टू पी डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है, हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1 के। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो E कितना आ जाएगा, P डिवाइड में 4 पाई अपसाइलन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट पॉइंट K पे, उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है हमारे पास, P डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मुझे ये अल्फा भी कैलकुलेट करना है। अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम किस ट्रायंगल का यूज करेंगे, KLN। किसको लेके चलते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल KLN। इस KLN में मैं tan अल्फा फाइंड आउट करता हूँ। tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा LN डिवाइड में, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, LN डिवाइड में KL। LN किसके पैरेलल है, KM के, तो KM इक्वल एंड पैरेलल किसके, KM। और KL वैसे का वैसी, KM क्या है मेरे पास, E2 को बता रहा है, और KL किसको बता रहा है, E1 को। इसका मीन्स जो tan अल्फा आया वो मेरे पास किसके इक्वल बन गया, E2 बाई E1। किसके इक्वल बन गया, E2 बाई E1। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, हमें E1 पता है, E2 पता है वैल्यू, तो यहाँ पुट करेंगे। tan अल्फा इक्वल टू E2 क्या था हमारे पास, P साइन थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, E1। E1 कितना है,
2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब ये टर्म चेंज करेंगे ऊपर जाके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ऊपर आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, p sin थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा क्योंकि किसी के नीचे बाई में हो तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जब डिवाइड में हो तो ऊपर जाके वो चेंज हो जाती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास 2p cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, p से p कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, tan अल्फा, मैं लिख देता हूं, tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन बाय कोस 1/2, एक तो 1/2 आया, साइन बाय कोस क्या बन गया, tan थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।